प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। हो सके तो इसका एक प्यारा सा नोट्स भी बना लेना, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आपका बहुत ही हेल्प होगा। चलो जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, एकदम ध्यान से देखना। पहला नंबर सवाल देखिए, कई बार पूछा गया सवाल है तो लगाते चलना। देखो, पहला नंबर सवाल है कि विटामिन से आप क्या समझते हैं, बताओ। यहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विटामिन? तो आपको याद रखना है कि विटामिन जो होता है ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे विटामिन कहते हैं। देखो, आंसर भी हमारे पास दिया गया है। विटामिन वे जैविक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर के सही विकास, कार्य प्रणाली और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं और सामान्य रूप से भोजन के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बार ऐसा ऑब्जेक्टिव आया था कि निम्नलिखित में किसे शरीर उत्पन्न नहीं करता। तो भाई, शरीर जो विटामिन कभी बनाता नहीं है। इससे हम लोग भोजन के द्वारा कोई फल खाते हैं, सब चीज खाते हैं, उसके द्वारा हम अंदर प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन्हें शरीर जो स्वयं नहीं बना सकता। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो दूसरा डिफिनेशन हमने पहले क्लास में बताया था कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। इतना भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया कि विटामिन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। एक हमारा वसा में घुलनशील है विटामिन है और दूसरा हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। देखो, अगर वसा में घुलनशील की बात हो रहा हो तो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ये क्या है? चारों के चारों ये वसा में घुलनशील है। उसके बाद अगर जल में घुलनशील की बात हो तो जल में घुलनशील हमारा जो होता है वो होता है बी होता है, और बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1 हो गया, B2 हो गया, ये सब हो गया। यहाँ बी कॉम्प्लेक्स और कौन सा होता है? और सी होता है, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होता है ये जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील A, D, E, K। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर पूछे निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील है तो विटामिन बी और विटामिन सी। याद रहेगा ना? ओके, हमने बता दिया पहले। देखो, रिवीजन करने के लिए फिर से बता दे रहा हूं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। ओके, विटामिन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। ओके, अब देखिए दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने है और 2 नंबर में भी आया हुआ है आपके एग्जाम में कि अनुसंख्यक गुणधर्म का है। व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बताओ। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे भौतिक गुणधर्म है जो विलियन में घुले हुए कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उनके प्रकार पर। यानी कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति पर इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये भी आया हुआ कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं। तो कई बार बच्चा पार्टी हमने बता दिया है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन होता है, उसके बाद परासरण दाब होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, और कौन सा होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इतना होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। ये 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कम 2 सब्जेक्टिव यहीं से रहने वाला भाई, इसलिए जरूर तैयार कर लो आप लोग। ओके, चलिए देखिए अब अगला नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। तीसरा नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। मोनोमर तथा पॉलीमर क्या
है, यानी कि व्हाट इज द मोनोमर एंड पॉलीमर, यानी कि एकलक और बहुलक पूछा गया क्या होता है। देखो एकलक की बात हो, मोनोमर की बात हो, तो मोनोमर छोटे छोटे अणु होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया क्रिया के माध्यम से आपस में जुड़ के बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। देखो और पॉलीमर क्या होता है कि छोटे छोटे मोनोमर मिलके एक बड़े पॉलीमर का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ दिया गया है पॉलीमर बड़े अणु होते हैं जो कई मोनोमर इकाइयों से जुड़े रहते हैं। कई मोनोमर इकाई यानी कि मोनोमर के बहुत सारा बनता है, मिलता है, तो हमारा एक पॉलीमर का निर्माण होता है और ये एक लंबी श्रृंखला या त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम समझे बच्चा पार्टी, उदाहरण के लिए अगर समझे तो इथिलीन एक मोनोमर है जो आपस में मिलकर क्या बनाता है, पॉलीथीन को बनाता है। जरूर याद रखोगे आप लोग, ये भी आया हुआ है, कहते हैं पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, इथीन का। जरूर याद रखोगे आप लोग। ऐसे एक बार और भी आया था कि आइसोप्रीन किसका बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। ये भी आप लोग याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप लोग गलत करके नहीं आओगे। वैसे सब्जेक्टिव का तैयारी हो रहा है। मोनोमर तथा पॉलीमर क्या है, मोनोमर छोटे अणु होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से आपस में जुड़ के बड़े अणु का निर्माण करते हैं, ये हमारा मोनोमर है। और पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर बड़े अणु होते हैं जो कई मोनोमर इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं और ये लंबी श्रृंखला या त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। इतना लिख दोगे, आपका 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। वैसे तो अगर सिर्फ मोनोमर पूछे तो ये लिखना और पॉलीमर पूछे तो ये लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ओके चलो हम फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है, सेल स्थिरांक क्या है बताओ जी। सेल स्थिरांक जो होता है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, यानी कि देखो आंसर भी दिया गया है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम लोग एक्स के द्वारा या फिर जी नोट के द्वारा भी सूचित करते हैं। अगर हम लिखे एक्स बराबर लिख सकते हैं दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, लंबाई में लिखेंगे और बटा में देखो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को यानी कि एरिया को क्या कहते हैं, लंबाई का हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां से हम निकालते हैं तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो हमारे पास बचा 1/सेंटीमीटर। अगर इसी को ऊपर ले गए तो सेंटीमीटर इनवर्स होगा। यानी कि बच्चा पार्टी समझने वाली बात यह है कि अगर पूछे सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है तो सेंटीमीटर इनवर्स लगाना। अगर पूछे सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है, L बटा में A होता है, ये भी लिख लो। ऑब्जेक्टिव में आ गया तो छोड़ के कैसे आ सकते हो। अगर 2 नंबर में जितना मैंने इसको लिखा है इतना को लिख दोगे तो और भी लगेगा भाई एकदम अच्छे से लिखो, सजा के लिखे हो तो नंबर तो मिल जाएगा आप लोगों को, इसलिए इतना को लिख देना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए, 5वां नंबर सवाल है। वैसे अब जो है 5-5 करके सारे सब्जेक्ट का हम आपको करवा देंगे, घबराना नहीं है। और लेकिन 5-5 अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों को याद करने में आसानी होगी और याद करके सुनाओगे हमें। देखो प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के लिए कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या है बता दो। देखो प्राथमिक सेल क्या होता है, यह एक ऐसा विद्युत सेल होता है जो एक बार चार्ज करने के बाद उपयोग के दौरान पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं एक दिशा में होती है, जैसे जिंक कार्बन सेल हो गया तो लगा देना। अगर प्राथमिक सेल सिर्फ अगर पूछे एग्जाम में कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हो, तो यह एक ऐसा विद्युत सेल है जो एक बार चार्ज करने के बाद उपयोग के दौरान पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। इससे रासायनिक अभिक्रियाएं एक ही दिशा में होती है, जैसे जिंक कार्बन सेल में होता है। ओके, जैसे टॉर्च का बैटरी सब जानते हो ना भाई, टॉर्च का बैटरी कभी चार्ज होता है क्या, नहीं होता। मोबाइल वाला बैटरी की हमारा द्वितीयक सेल हो जाता है। टॉर्च का बैटरी हुआ, इसके बाद कुछ खिलौना सब जो आता है उसमें जो बैटरी लगा होता है वो हमारा क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। अब देखो द्वितीयक सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल जो होता है यह एक ऐसा विद्युत सेल है जिसे चार्ज किया जा सकता है और पुनः चार्जिंग के बाद कई बार उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती है, जैसे लीड एसिड बैटरी। मानो अगर कोई भी बैटरी, इन्वर्टर जानते हो उसको हम पुनः चार्ज कर सकते हो। उसके बाद मोबाइल का बैटरी जानते हो जो कि अभी देख रहे हो आप लोग, तुरंत चार्ज घटा जाके लगा देते हो फटाफट से। ये क्या है, ये हमारा द्वितीयक सेल है। और भी बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी लाइट होते हैं, वो सब होता है, उसमें क्या होता है उन्हें हम लोग पुनः चार्ज कर सकते हैं और पुनः यूज भी कर सकते हैं। इसीलिए याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 5 सब्जेक्टिव को कराया आज के क्लास में, और भी हमारा डेली क्लास होगा तो जरूर ज्वाइन करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, पहली बार अगर ज्वाइन कर रहे हो हमारे साथ तो ओके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक कर दीजिएगा।